जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 3 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर 48। आज के लेक्चर में क्वेश्चन भी थे हमारे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और कंसेप्ट हमारा ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल। ये दो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है एज यूजुअल प्रीवियस लेक्चर्स की असेसमेंट होगी कि क्या आप उसको समझ पाए हैं या नहीं। लिंक क्विज के लिए आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया, क्लिक कीजिए और तैयार हैं तो मुझे बताइए ताकि हम क्विज स्टार्ट कर सकें। जी तैयार हैं? करें स्टार्ट। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है स्ट्रेंथ कम क्यों होती जा रही है हमारी? लैब में लेक्चर ले लेते हैं। ओके अच्छा, चलिए नेक्स्ट। सीआरएन जरूर लिख लीजिए, शाबाश, जल्दी से सीआरएन लिख लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए अटेम्प्ट करना इसे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जी ईआरपी से वो कह रहा है डाटा डुप्लीकेशन रिड्यूस हुई जिससे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई। क्या डाटा डुप्लीकेशन रिड्यूस होती है ईआरपी से? हाँ, कैसे रिड्यूस होती है? अगर ईआरपी सिस्टम नहीं होगा तो आपको हर जगह पे अलग अलग डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। ईआरपी सिस्टम है, सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक जगह पे डाटा अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली जितना भी सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पे डाटा अपडेट हो जाएगा। हर लोकेशन पे अलग अलग आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हुई सेंट्रल डेटाबेस नेबरिंग शेयर्ड एक्सेस अक्रॉस मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स कहते हैं वो ईआरपी का एक सब पार्ट कह लीजिए। ईआरपी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड, जैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, सेल्स अलग पार्ट है, परचेज अलग पार्ट है, इन्वेंट्री अलग पार्ट है, पेरोल अलग पार्ट है, ऐसे ही है ना अकाउंट्स। उसी तरह जो ईआरपी सिस्टम है उसके अलग अलग अकाउंट समझिए होते हैं। ठीक है, सेल्स के लिए अलग सिस्टम है, उसे मॉड्यूल बोलते हैं, परचेज का मॉड्यूल अलग है, पेरोल का मॉड्यूल अलग है, इन्वेंट्री का मॉड्यूल अलग है। आईएफआरएस अपडेट होने के बाद कंपनी ने फाइनेंशियल कंसोलिडेशन को ऑटोमेट किया, ईआरपी को इंप्लीमेंट किया। अब बटन दबाते हैं, आपको जिस भी ब्रांच का उन्होंने डाटा हेड ऑफिस में बैठे हुए चाहिए हो, बटन दबाते हैं, उस ब्रांच की सारा रेवेन्यू सारा एक्सपेंस सामने आ जाता है, ब्रांच से नहीं मंगवाना पड़ता। फर्क समझ रहे हैं? हेड ऑफिस में ही क्लिक करते हैं, सारा डाटा अवेलेबल हो जाता है। कहता है ये ईआरपी का कौन सा मॉड्यूल ये फंक्शन परफॉर्म करता है? फाइनेंशियल मैनेज, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस को भी मैनेज कर रहा होता है और वो अकाउंटिंग को भी मैनेज कर रहा होता है। ऐसा ही है क्या? टैक्स को भी मैनेज कर रहा होता है? जी बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल क्या टैक्स से रिलेटेड इश्यूज को भी मैनेज कर रहा होता है? पक्का कि टैक्स का अलग से मॉड्यूल होता है? फाइनेंस में ही होता है। ओके, देखते हैं आगे। जी दुबई बेस्ड कंपनी फर्म ने क्या किया?
अटेंडेंस। अच्छा, पहले नॉर्मली क्या होता था ट्रेडिशनल सिस्टम में, एक रजिस्टर होता है, सारे एम्प्लॉय सुबह आते हैं, उस रजिस्टर के ऊपर एंट्री मार्क करते हैं, फिर वो रजिस्टर सारा महीना मेंटेन करके पेरोल डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। पेरोल डिपार्टमेंट फिर वहां से काउंट करके ना कि कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन प्रेजेंट है, सैलरी कैलकुलेट करता है। अब जाहिर है मैनुअल सिस्टम में गलतियां हो सकती है, उन्होंने क्या किया, उसको एआई बेस्ड ऑटोमेशन कर दिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में उन्होंने कहा सारे एम्प्लॉइज का आईडी कार्ड पिक्चर जो है वो शेयर कर दी। अब वो एम्प्लॉय आता है, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी कैमरा कैप्चर करता है उसका इमेज और पता चल जाता है उसे कि ये एम्प्लॉय प्रेजेंट है, उसकी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट लग जाती है। और फिर वो सिस्टम जो है वो पेरोल के साथ लिंक्ड है। इसका मतलब किसी भी जगह पे मैनुअल वर्क नहीं हो रहा, हर चीज उन्होंने एआई बेस्ड ऑटोमेशन कर दी। कहता है ये किस फंक्शन, किस मॉड्यूल में ये सारा काम हो रहा होगा, किसमें, पेरोल प्रोसेसिंग में। करेक्ट, ये पेरोल प्रोसेसिंग का टास्क है। जी, वॉलमार्ट ने, वॉलमार्ट क्या है, क्या करता है, ये यूं समझ लीजिए कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, यूं समझ लीजिए। अब उसने अपने स्टॉक को एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट पहले भी किया करता था कि जी हमारे नेक्स्ट मंथ में कितने कस्टमर एक्सपेक्टेड है, हमारा कितना सामान सेल होगा, उस लिहाज से ताकि इन्वेंट्री को इस वक्त बाय किया जा सके, बाइंग के डिसीजन किए जा सके। लेकिन अब क्या किया एआई के बाद, उन्होंने इस चीज को मैनुअली एस्टिमेट करने की बजाय कि कोई इंसान एस्टिमेट करे, उन्हें एआई से एस्टिमेशन करवाई। और एआई आपको पता है ज्यादा डिटेल एनालिसिस कर सकता है, वो ज्यादा फैक्टर्स को कंसीडर कर सकता है अपनी एस्टिमेशन को बिल्ड करने में। तो कहता है इससे हुआ क्या, इससे सिस्टम हमारा इंप्रूव हुआ और स्टॉक शॉर्टेज कम हो गई। अब ये जो प्रेडिक्ट किया है एआई ने, प्रेडिक्ट किया है ना, क्या प्रेडिक्ट किया है कि नेक्स्ट मंथ में हमारी सेल कितनी होगी। बताइए, इंसान प्रेडिक्ट करे अगर तो वो ज्यादा बेहतर असेसमेंट होगी या एआई प्रेडिक्ट करे तो एआई प्रेडिक्ट करे, मल्टीपल फैक्टर ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे वो कह रहा है कि कौन सा मॉड्यूल में ये एबिलिटी होगी कि वो प्रिडिक्ट कर सके स्टॉक को, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट। ईवी, ईवी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी, क्या प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए भी ईआरपी में कोई मॉड्यूल होता है, होता है मॉड्यूल कोई, कौन सा मॉड्यूल है इस स्पेसिफिक इशू के लिए कि डिफेक्टिव यूनिट्स जो है उनको रिजेक्ट कर लिया जाए, बैटरी यूनिट्स को अर्ली इन दी प्रोडक्शन। कौन सा फीचर मॉड्यूल में रेलिवेंट होगा, क्वालिटी कंट्रोल। शाबाश, कंपनी ने अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है जो सप्लाई चेन है वो कस्टमर के लिए भी विजिबल है, वो ये देख सकता है कि उसने जो ऑर्डर दिया है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, वो कहां पे इस वक्त लोकेशन, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, हाँ, जिस तरह दराज वगैरह या जिस तरह आप इन ड्राइव वगैरह मंगवाते हैं तो आपको उसकी लोकेशन जो है वो पता चल जाती है किस जगह पे है। कह रहा है ईआरपी का कौन सा बेनिफिट इस एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, कौन सा, रियल टाइम क्रॉस फंक्शनल डाटा सिंक्रोनाइजेशन। रियल टाइम का मतलब क्या है, इमीडिएटली। क्रॉस फंक्शनल का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट मॉड्यूल्स का डाटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया जा रहा है। सिंक्रोनाइज मतलब इसको सिंक्रोनाइज कर दिया, मर्ज कर दिया।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नेशन वाइड रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो फिर क्या किया, डेली बेसिस के ऊपर उस पर जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसको बजट के साथ कंपेयर करके वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करना। ये आपने कहीं पढ़ा है वेरिएंस का लफ्ज? वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि आपने जो अंदाजा लगाया है बजट और जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उसका फर्क, उसको बोलते हैं वेरिएंस। कहता है कौन से वाला सब फंक्शन इसको इंश्योर करेगा, प्रोजेक्ट बजटिंग। शाबाश। प्रोजेक्ट बजटिंग किस मॉड्यूल में होती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने पढ़ा था ना। क्या ईआरपी में कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल क्या करता है, वो शेड्यूलिंग भी करता है टास्क की, और उसके बाद हर टास्क का जो एक्सपेंस होता है उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर भी करता है, और टाइमलाइन, मतलब एक बजट होता है कॉस्ट में, एक बजट होता है टाइम के साथ कि हर टास्क में कितना टाइम लगना चाहिए। टास्क 1 में स्टैंडर्ड टाइम कितना था, एक्चुअल कितना था, वो टाइम का वेरिएंस भी कैलकुलेट करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और कॉस्ट का वेरिएंस भी कैलकुलेट किया जाता है कि इस टास्क की कॉस्ट कितनी थी, एक्चुअली कितना। ठीक है, आपके ख्याल में क्या यूजफुल है? बिल्कुल यूजफुल है। तो यूं समझ लीजिए कि एक बिजनेस की जितनी भी नीड्स होती है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो ईआरपी हर इंफॉर्मेशन नीड को टैकल कर रहा होता है। जो भी आप सोच सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें बिजनेस में चाहिए, ईआरपी में वो ऑप्शन मौजूद होगी। जी, सीआरएम सिस्टम इंप्लीमेंट किया तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना, जिसमें कस्टमर का डाटा आया। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, वो आई कैप के मैसेज की मैंने आपको दी थी, हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज आपको आता, कुछ भी नहीं है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल है कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल के अंदर, लेकिन इससे जो है ऐसे फील एक गुड फीलिंग आती है कि कोई आपकी केयर कर रहा है। इसी तरह जो सीआरएम में इस तरह के सिस्टम जो है इंप्लीमेंट किए हैं, क्या इससे जो कस्टमर रिटेंशन है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी या नहीं होगी? कह रहे ये इंप्रूव हुई है। तो कौन सा फंक्शन जो है वो यहां पे कंट्रीब्यूट किया उसने? क्या वेंडर मैनेजमेंट? वेंडर की तो बात ही नहीं हो रही, बात ही कस्टमर की हो रही है, कस्टमर सपोर्ट। ठीक है जी। क्या वेंडर मैनेजमेंट अलग सिस्टम है और कस्टमर मैनेजमेंट अलग सिस्टम ईआरपी में, या सेम है? अलग है। जो कस्टमर को डील कर रहा होता है उसका नाम क्या है? सीआरएम। और जो सप्लायर को डील कर रहा होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। गुड। वीएटी मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स से रिलेटेड। जी, आपको पता है बिजनेस में हर सीट और हर पेमेंट पे टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं, हो सकती हैं। तो उन्होंने ईआरपी में ही सारी कैलकुलेशन जो है इंश्योर कर दी। अब अलग से हर पर्सन को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है कि मैंने इस वेंडर को पेमेंट करनी है तो कितना टैक्स डिडक्ट करूं। ईआरपी में ऑटोमेटिकली सिस्टम मौजूद है, वो टैक्स की डिडक्शन कर लेगा खुद ब खुद। कौन सा मॉड्यूल? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल में ये ऑप्शन है। ओके, टैक्स का अलग से मॉड्यूल नहीं है। जी, सप्लाइड ले हुए तो टोयोटा ने रेटिंग करना शुरू कर दी सप्लायर की, कौन सा सप्लायर हमें अच्छी क्वालिटी का और टाइमली सामान देता है, कौन सा फीचर ये वैल्यूएशन परफॉर्म करता है। वेंडर मैनेजमेंट, देखें वो ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं कर रहे, मतलब टोयोटा ने ऑर्डर फुलफिल नहीं करना,
उसने अपने सप्लायर्स की रैंकिंग की है, इवेंटर मैनेजमेंट है। सेकंड लास्ट, Amazon ने सेम डे डिलीवरी इंश्योर की डिफरेंट रीजन्स में। ERP वेयर हाउस मैपिंग, ERP ड्रिवन वेयर हाउस मैपिंग का मतलब क्या है? Amazon की आपको पता है वो डिलीवर करता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके पास इन्वेंट्री जो है वो मेरा ख्याल है शायद हाईएस्ट अमाउंट में इन्वेंट्री मैनेज करते होंगे। क्वेश्चन यह है कि जितने भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने वाले या डिपार्टमेंटल स्टोर कह लें इजी एग्जांपल, या और लोग जिनके पास सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री होती है, क्या इनके डिफरेंट लोकेशन पे अगर इन्वेंट्री स्टोर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर में भी एक ब्रांच है, जैसे कराची में भी है, फॉर एग्जांपल मुल्तान में, इस्लामाबाद में, क्या हर जगह पे डिफरेंट लेआउट होना चाहिए इन्वेंट्री का या सेम लेआउट होना चाहिए आपके ख्याल में? स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सा हाँ, कुछ जगहों पे हो सकता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि हर जगह पे सेम बिल्डिंग सेम साइज की आपको अवेलेबल हो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। वो कह रहे हैं यही, इसको बोलते हैं वेयर हाउस मैपिंग, कि हमने कौन सा सामान किस जगह पे रखना है। कह रहे हैं ERP फंक्शन के जरिए से हमने क्या किया, स्पेस और मूवमेंट एफिशिएंसी को एनहेंस किया। तो ये कौन से वाला फंक्शन कहलाएगा? वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन, ERP डैशबोर्ड क्या अलाउ करता है एग्जीक्यूटिव को कि डेली सेल्स को बजट के साथ कंपेयर करें और देखें फ्लक्चुएशंस कहां पे है, क्यों है। फाइनेंशियल मॉड्यूल में आएगा ये, ऐसा ही है बजटिंग। फाइनेंशियल मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन है? हमने हर मॉड्यूल के उसके कुछ फंक्शंस पढ़े हैं ना। हाँ, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। चलिए अब हमारी क्लास के टॉपर्स, जी शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है? सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ किन गया, टेंथ पोजीशन, टेंथ पोजीशन। हाईबी क्लास में किसी की पोजीशन नहीं? हाईबी क्लास रूम नंबर 4, जरा दीजिए किसी बच्चे को माइक। रूम नंबर 6 में भी दीजिए किसी बच्चे को माइक। जी रूम नंबर 4, आपकी क्लास में कितनी पोजीशंस आई हैं? क्यों नहीं आई मेरे भाई? क्या पढ़ते नहीं है? कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया क्विज में? क्विज में पार्टिसिपेट ही 3-4 ने किया, पोजीशन कहां से आनी है? क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते आप? और रूम नंबर 6 हाइब्रिड क्लास कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया? नहीं पार्टिसिपेट आप भी, रूम नंबर 6 भी पार्टिसिपेट, इसमें तो 2 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। नहीं कर क्या रहे हैं आप? ये क्या मतलब, ये ठीक नहीं है एक्टिविटी, खत्म कर दे इसको। तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते फिर आप लोग? पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? जी रूम नंबर 6 में बताइए, फ्रंट पे भाई बैठे हैं, जरा इनसे बात करवाए मेरी। भाई क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते आप लोग? क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? पकड़ के जवाब दीजिए, क्यों नहीं करते? चलिए साथ वाले से पूछ, साथ वाले। जी भाई क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते आप लोग? बोर्ड से देख लेते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें पार्टिसिपेट कर लें। मोबाइल है ना मेरे भाई के पास, है जिसमें गेम खेलते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन भी कर लिया करें क्विज में। चलिए ये था हमारा क्विज। अब हमारी असाइनमेंट की डिस्कशन होगी और इसी बहाने बल्कि हम चैप्टर 11 की रिवीजन भी करेंगे। ऐसा ही है कुछ कंसेप्ट्स की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? चलिए प्रीवियस लेक्चर की अगर थोड़ी सी रिवीजन हो रही है तो प्रीवियस चैप्टर की भी रिवीजन हो जानी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के जरिए से हम करेंगे क्वेश्चन की डिस्कशन। पास कीजिएगा थोड़ी देर। जी अब चलते हैं हम चैप्टर 11 में। याद है चैप्टर 11 किस कंसेप्ट से रिलेट करता है? चैप्टर 11
क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेट करता है, जिसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे। तो क्वेश्चन 14 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 3 तक हमने कर लिया था, 30 तक। डिस्क्राइब द प्राइवेट क्लाउड मॉडल एंड एक्सप्लेन टू ऑफ इट्स एडवांटेजेस फॉर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। प्राइवेट क्लाउड मॉडल कौन सा है? प्राइवेट क्लाउड मॉडल कौन सा है? जो ऑन प्रेमिसेस होता है, ऑन प्रेमिसेस, जो सिंगल यूजर के लिए। ऑन प्रेमिसेस नहीं, ऑन प्रेमिसेस हुआ तो क्लाउड रहा ही नहीं, वो तो स्टोरेज की एग्जांपल्स थी, स्टोरेज मॉडल थे। ऑन प्रेमिसेस होगा या क्लाउड होगा या हाइब्रिड होगा, ये तो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट हाइब्रिड, ये क्लाउड बेस्ड ही है। तो क्लाउड बेस्ड में प्राइवेट से क्या मुराद है कि जो सिंगल यूजर यूज कर रहा हो। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सिक्योरिटी हाई है, ठीक है। क्या कस्टमाइजेशन हो सकती है अपनी नीड के मुताबिक, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और कॉस्ट भी तो मिनिमम है। कहां कॉस्ट मिनिमम है? कॉस्ट मिनिमम है क्या? ये तो डिसएडवांटेज है। प्राइवेट क्लाउड की कॉस्ट हाई होती है या लो होती है? हाई होती है। शाबाश। क्वेश्चन 15 डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड बेस्ड ऑन ओनरशिप, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी। ओनरशिप क्या मतलब? कौन ओनरशिप लेगा, कौन मैनेज कर रहा होगा? पब्लिक में थर्ड पार्टी है और प्राइवेट क्लाउड में सिंगल। कॉस्ट किसकी हाई है? प्राइवेट की हाई और पब्लिक क्लाउड की लो। और सिक्योरिटी फीचर्स प्राइवेट में एनहांस कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक, नीड के मुताबिक। और कम्युनिटी क्लाउड क्या है? जो कि जनरल पब्लिक एट लार्ज जिसको यूज कर रही हो, ऐसा है नहीं। जनरल पब्लिक लार्ज एक खास सेगमेंट, खास सेक्शन, मतलब सिंगल पर्सन भी नहीं है लेकिन जनरल पब्लिक भी नहीं है। जैसे एक इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनीज, एजुकेशन इंडस्ट्रीज की में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इससे फायदा क्या होता है? क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स सेम है, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स, उन पर जो रेगुलेशंस अप्लाई होती है वो भी सेम है। तो इसीलिए सेम सिस्टम इन सब के लिए यूज किया जा सकता है। एक सिस्टम बनाए, उन सब के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसमें जो फीचर्स होंगे, जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, जो उसमें ऑप्शंस होंगी, वो चूंकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगी तो उनके लिए आसानी होगी। तो कॉस्ट भी शेयर हो गई और हमारी स्पेसिफिक नीड्स भी पूरी हो गई। यह है कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक क्लाउड से कैसे डिफरेंट है ये? पब्लिक क्लाउड में तो क्या होता है, जनरल पब्लिक एट लार्ज एक्सेस कर रही होती है, जबकि कम्युनिटी क्लाउड में स्पेसिफिक यूजर्स। A hospital wants to securely share patient data with other hospitals for research. Which cloud deployment model is most suitable and why? Community. ठीक है? नहीं, प्राइवेट में वो शेयर नहीं कर सकेगा ना। अगर प्राइवेट ऑप्ट करेगा उसमें डाटा शेयर नहीं हो सकेगा, वो तो सिक्योर्ड होता है, उसको तो हम किसी को एक्सेस ही नहीं करने देते। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 Define scalability in cloud computing. Describe its two main types. Scalability किसे बोलते हैं? Scalability का मतलब क्या होता है? कि आप अपने क्लाउड की जो कंप्यूटेशनल पावर्स है उसको जरूरत के मुताबिक इंक्रीज कर सके, ये है स्केलेबिलिटी। और स्केलेबिलिटी की दो टाइप्स क्या पढ़ी थी हमने? हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी और वर्टिकल स्केलेबिलिटी। हॉरिजेंटल में क्या करते थे? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऐड करते थे कि एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स में प्रोसेसिंग पावर ऐड करते थे, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऐड करते थे, ये था हॉरिजेंटल स्केलिंग। और वर्टिकल स्केलिंग क्या था? वर्टिकल स्केलिंग में क्या करते थे? ऐड मोर पावर्स टू एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स, ये वर्टिकल स्केलिंग होगी। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। भाई बेहतरीन रोल है इनका। क्या रोल है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड कंप्यूटर क्या करते हैं? डाटा बैकअप क्रिएट करते हैं वेरियस डाटा सेंटर्स में। तो चूंकि एक डाटा की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही होती हैं, अगर कोई डिजास्टर होता भी है एक जगह पे और एक डाटा सेंटर का पूरा डाटा लॉस हो जाता है, तो स्टिल कंपनी अपने डाटा को एक्सेस कर सकती है। किससे?
अदर बैकअप से। इसको क्या एक नाम दिया था, क्या क्या पास ओवर नाम दिया था, पास ओवर नाम दिया था ना, फेल ओवर नाम दिया था, फेल ओवर, फेक ओवर, फेल ओवर, फेल ओवर, फेल ओवर, शाबाश। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या डिजास्टर रिकवरी पॉसिबल है आसानी से? बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, चैलेंजेस क्या क्या जी? व्हाट इज वेंडर लॉक इन एंड व्हाई इज इट कंसीडर्ड अ प्रॉब्लम फॉर क्लाउड यूजर? वेंडर लॉक इन क्या है? एक ही क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अब एग्रीमेंट फिक्स हो जाता है या आपकी डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब आप एक ही वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसे वेंडर लॉक इन कहते हैं। हम डिपेंडेंट किस वजह से होते हैं? एक तो शायद इस वजह से हमने उसके साथ लॉन्ग टर्म साल का एग्रीमेंट किया होगा, या उसने हमें कोई लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफर की होगी, हमने कहा होगा सस्ती पड़ती है उसको बाय कर ले। और क्या रीजन हो सकती है? स्विच करना डिफिकल्ट। कैसे स्विच करना डिफिकल्ट हो सकता है? हाँ, कंपैटिबिलिटी की वजह से। हमारी बहुत सी एप्स उसके साथ कंपैटिबल, उसका एक पूरा इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम समझे? हम उसकी बहुत सी डिफरेंट एप्स को यूज कर रहे होंगे और क्लाउड के साथ हमने उन एप्स को इंटीग्रेट किया होगा। अब अगर एक चूज छोड़ते हैं तो फिर आपको दूसरे सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा। 21, हॉस्पिटल्स पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम क्रैशेस whenever its internet connection drops. Identify main cloud computing challenge shown and explain its impact. क्या है भैया? भाई सिंपल चैलेंज क्या है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हासिल करने के लिए हमेशा इंटरनेट की सर्विसेज हासिल करनी पड़ेगी। इंटरनेट डाउन तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप मैनुअली वर्क भी नहीं कर सकेंगे, आप बैठे रहेंगे फाइन, चाय शाय पी के टाइम गुजारेंगे। बाजू का ऐसे बैंक वाले करते हैं ना, कभी एक्सपीरियंस हुआ आपको? बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए उनका सिस्टम डाउन है, ये बोलते हैं सिस्टम डाउन। वो क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंटरनेट असल में डाउन होता है। 22, suggest one practical solution for each of the following cloud challenges. Security and privacy issues. क्या करें? इंक्रिप्शन कर लें और क्या करें? रोल बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड करें। शाबाश, क्लाउड कंप्यूटिंग में। और कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें? ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। कॉस्ट का ट्रेनिंग से क्या ताल्लुक है क्लाउड कंप्यूटिंग में? मॉनिटरिंग किस चीज की करें पहले वो तो बता दें। पे एज यू गो ऑप्शन की तरफ जाए और उनकी मॉनिटरिंग करें, पूरी बात करें ना। मॉनिटरिंग किसकी होगी? पे एज यू गो, यानी जो आपने सर्विस हासिल की है उसी की पेमेंट कर रहे हैं, उस ऑप्शन की तरफ जाए मॉनिटरिंग। या दूसरा, और आप प्राइवेट क्लाउड की बजाय आप पब्लिक क्लाउड या कम्युनिटी क्लाउड की तरफ जाए, उससे भी कॉस्ट मैनेज होगी। ये बी की बात कर रहे हैं, ए की नहीं कर रहे। ए में आपने ये ऑप्शन नहीं देनी, पब्लिक क्लाउड या पब्लिक क्लाउड की ऑप्शन नहीं देनी है। में क्यों नहीं देनी? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है। बी में ऑप्शन देनी है। क्यों? बी में कंसर्न क्या है? कॉस्ट। अली सेज, अली ने क्या? अली ने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंप्लीटली सिक्योर बिकॉज डाटा इज स्टोर्ड ऑन प्रोफेशनल सर्वर्स मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स। कमेंट ऑन एक्यूरेसी ऑफ अली स्टेटमेंट। क्या सही कह रहा है? क्या क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्लीटली सिक्योर है जी? नहीं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, जो पब्लिक है इसमें सिक्योरिटी लेवल मॉडरेट होता है। ठीक है, जो प्राइवेट है उसमें सिक्योरिटी लेवल हाई होता है। लेकिन कंप्लीटली सिक्योर कोई भी नहीं है भाई। बैंक के सिस्टम से ज्यादा सिक्योर किसका सिस्टम होगा? बैंकिंग सेक्टर, इनके ऊपर तो लॉस भी एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी क्रिटिकल है। जब वो सिस्टम हैक हो जाता है तो दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। ये कह सकते हैं ज्यादा सिक्योर है, आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट है वो ज्यादा सिक्योर है कम्युनिटी से, कम्युनिटी ज्यादा सिक्योर है पब्लिक से, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। 24, सारा क्लेम्स वंस ए कंपनी स्टार्ट यूजिंग ए क्लाउड कंप्यूटर स्विचिंग टू अनदर वन इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। क्या सही है? नहीं भैया, वेंडर लॉक इन की ऑप्शन प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हम शिफ्ट नहीं कर पाते। चलिए आज के लेक्चर प्लान में देखे ये इतने थे कि मजीद भी क्वेश्चन थे। लर्निंग ऑब्जेक्ट 6 तक ही थे ना? आज के लेक्चर प्लान नहीं शेयर हुआ? 6 तक थे बस, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ी सी हमारी रिवीजन भी हो गई। प्रीवियस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी,
क्योंकि देखिए जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे तो कुछ कंसेप्ट रिपीट भी होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, ये भी इंप्रूव होता रहता है। जब आपने अभी अगर आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी बनिस्बत उसके जब आप फर्स्ट टाइम चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। क्यों भला? क्योंकि अब आपको ज्यादा कंसेप्ट्स आते हैं इस सब्जेक्ट के, अब आप इसकी बेस को, इसकी ऊंच नीच को समझ गए। ठीक है, आगे भी ऐसे ही होगा, 1 महीने के बाद मजीद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव होगा। तो साथ साथ आपने रिवीजन करते रहना है। कितने स्टूडेंट रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ? शाबाश बताइए, हाथ उठाइए। कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो डेली कोशिश करते हैं कि प्रीवियस 1-2 कंसेप्ट किसी भी चैप्टर के वो रिवाइज होते रहे? नहीं भाई, ये तो 20% स्टूडेंट्स है, एसी बंद कर दीजिए। ये तो 20% के करीब स्टूडेंट्स, ये भी बंद कर दें इसको भी। ऐसे ना करें, रिवीजन साथ साथ आपने करते, अपनी मर्जी का चैप्टर चूज करें, अपनी मर्जी के 1-2 कंसेप्ट चूज करें, लेकिन रिवीजन आपने डेली बेसिस के ऊपर करते रहना है। कितने स्टूडेंट्स आज के बाद वादा करते हैं कि डेली जो भी उनका इस सब्जेक्ट का टाइम है, प्रीवियस चैप्टर में से करंट चैप्टर को तैयार करने के बाद 1-2 कंसेप्ट रिवाइज करते रहेंगे? जरा हाथ उठाइए। शाबाश शाबाश। चलिए अब आज स्टडी करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही आसान, या बहुत ही आसान नहीं कहते, आसान है, आसान है। ये क्या है? ये आपको बताता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ईआरपी के बारे में आपने पढ़ लिया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये आपको गुड थिंग लगी या बैड थिंग लगी? किताबों में जो लिखा है उसको छोड़े, जो समझ आई आपको वो बताएं। क्या गुड थिंग? बिल्कुल अच्छी बात है, सारी चीजें इंटीग्रेटेड हो जाए, एक जगह पे एंट्री करें और जहां जहां पे उस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट आता है वो अपडेट हो जाती है। तो इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन याद रखें जो चीजें जितनी ज्यादा फायदेमंद होती है ना, यानी उनका जितना ज्यादा गहरा इंपैक्ट होता है, उसको इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल भी हो सकता है प्रैक्टिकली। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, आपको ये बात अजीब लगेगी, जब आप किसी भी सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेट करने लगेंगे ना, थ्योरेटिकली तो आपको लग रहा होगा ऑटोमेट करना बड़ी अच्छी बात है, इनिशियल थोड़ी बहुत कास्ट इनकर करना पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में लोग रेजिस्ट करते हैं। लोग आपसे कहेंगे कि सर ये तो बेकार सिस्टम है, पैसे जाए होंगे। सर सिस्टम सही चल रहा है, बेफिक्र है। लोग एक तो जनरल हमारी कौम की साइकी है जनरली, और अमूमी तौर पे क्या स्टेटस को के हामी होते हैं, वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मजीद इंपैक्ट ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को लगता है कि जो उनकी ऑटोनॉमी है, उनकी अथॉरिटी है, वो रिड्यूस हो रही है। उनको जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं सर पहले तो बॉस को जो भी सेल्स की रिपोर्ट चाहिए थी मुझे देता था, मैं बॉस को कहता था सर दिन रात एक करूंगा, आपको 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दे दूंगा। अब मैं फिर बाद में आधा घंटा लगा के रिपोर्ट तैयार करता था, 2 दिन ऐसे ही करता था, फिर रिपोर्ट बॉस को देता था, और बॉस को लगता था मैं पता नहीं कितना काम कर रहा हूं। अब तो बॉस एक बटन दबाता है और सेल्स की रिपोर्ट तैयार हो जाती है, सारे रीजन की, 200 रीजन की। तो ये तो भैया मेरी इंपोर्टेंस कम हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन में बाज़ औक़ात चेंज मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, रेजिस्ट करते हैं लोग, कॉस्ट की प्रॉब्लम होती है, लोगों को में अंदर अवेयरनेस नहीं होती, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं होती। ये खास तौर पे अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में फिर भी कंपटीशन होता है, लोग अपने स्किल सेट को इनहेंस करते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता, उन्हें पता हमारी जॉब पक्की है, तो स्किल सेट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है टास्क क्या है। ठीक है, और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिस्टम आईटी है ना, देखें उसमें कोई 100% तो नहीं कहा जा सकता कि चीजें ठीक चलेंगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें कोई ऐसा बग आ जाता है जिसकी वजह से सिस्टम काम नहीं करता, उसको भी साथ साथ ठीक करने की जरूरत है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की सपोर्ट की भी जरूरत है, भैया बजट उन्होंने रिलीज करना है, यूजर जिन्होंने सिस्टम यूज करना है उनकी सपोर्ट की भी जरूरत है। भैया वो विलिंग हो गए तो काम करेंगे ना, वरना हर दूसरे दिन आके कहेंगे सर ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। ये नहीं करना साथ में थोड़ा सा दूसरा बटन दबा के चेक कर ले कि एक बटन दबाने से काम नहीं हो रहा तो दूसरा दबा के देख ले। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो नहीं कहेंगे सर नहीं हो रहा, क्योंकि चेंज करना ही नहीं चाहते। तो ये कुछ मसले मसाइल है। इन मसले मसाइल को सामने रखते हुए जरूरत इस चीज की थी कि एक ऐसा हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ईआरपी सिस्टम इंस्टॉल करना है तो स्टेप बाय स्टेप उस ईआरपी सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करें,
कैसे सेटअप करे, कैसे यूज करे, कि ये और इस तरह के और भी अगर छोटे मोटे मसले हैं तो वो हल होते रहे। इस सवाल का जवाब उसने हमें दिया है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, जिसका नाम क्या है, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, ठीक है। अब इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, नाम में ही इसका कंसेप्ट है क्या, कि ये आपको बताएगा, साइकिल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप बताएगा। भाई किस चीज के बारे में बताएगा, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी को इंप्लीमेंट करना है तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताएगा। पहले तो डेफिनेशन, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन साइकिल क्या है, स्टेप बाय स्टेप है प्रोसेस, कैसे ईआरपी को इंप्लीमेंट करना है। ये डिफरेंट फेजेस में इंप्लीमेंटेशन को डिवाइड करता है। जैसे बड़े बड़े फेजेस क्या होंगे, प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, यूजेज। प्लानिंग, प्लान करना, क्या कर रहे हैं, क्या चेंज लाना चाह रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में। डिजाइन में उसको डिजाइन करना, चेंज कैसे आएगा, क्या इंफॉर्मेशन नीड्स है। फिर उस सिस्टम को जिसको डिजाइन किया उसको टेस्ट करो, सही साबित हो जाए यूज करो। ये उसने ब्रीफली स्टेप्स बताया, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेप्स नहीं है, सिर्फ उसने ओवरव्यू दिया कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो स्टेप्स होती हैं इंप्लीमेंटेशन में वो बताए जाएंगे। ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर सेटअप हो आपका ईआरपी सिस्टम, उससे जो आपको डाटा जनरेट होगा वो एक्यूरेट हो, और यूजर का भी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ जी मैं जो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा हूं वो एक्यूरेट होगी, गलत नहीं होगी। तो यहां पे क्या बता रहा है भैया, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के कुछ स्टेप्स हैं, आइए सीखे स्टेप्स। सबसे पहले कह रहा है भाई ईआरपी में बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल है, वेंडर बहुत से अवेलेबल है। वेंडर के अंदर जो एक ही वेंडर है, अगर फॉर एग्जांपल आप सैप की बात करें तो उसमें भी वो बहुत सी ऑप्शंस देते हैं। आप ये देखें आपको किस चीज की जरूरत है। आप प्लानिंग करें, पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें हम प्लान करेंगे हमें क्या चाहिए, हमारी नीड्स क्या है, ठीक है। पता चले इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम है। एक जगह से डाटा उठाए दूसरी जगह डाटा उठाए फर्क आ जाता है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पेरोल की कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती है, ये प्रॉब्लम है। टैक्स पता ही नहीं चलता, ड्यू डेट गुजर जाती है, ये प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एनालाइज करें, फिर उन प्रॉब्लम्स को अपनी नीड्स को सामने रखते हुए सिस्टम को डिजाइन करें और कॉन्फ़िगर करें। यानी यहां पे सिस्टम बनाया जा रहा है, यहां पे देखा जा रहा है हमारी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पे उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ईआरपी सिस्टम को नेक्स्ट स्टेप में बनाया जा रहा है। थर्ड स्टेप में क्या किया जा रहा है, फिर पुराने सिस्टम से सारा डाटा उठा के, हो सकता है पुराना सिस्टम कोई आईटी बेस्ड ही हो लेकिन आइसोलेटेड हो, इंटीग्रेटेड ना हो, उससे डाटा उठाओ। या हो सकता है पुराना सिस्टम मैनुअल हो, जो भी सिस्टम है मैनुअल है या आईटी बेस्ड है बट आइसोलेटेड। दोनों सूरतों में क्या करना है, पुराने सिस्टम से डाटा उठा के नए सिस्टम में कन्वर्ट। एक डेट डिसाइड कर ली जाती है, सर 31 मार्च तक तो पुराना सिस्टम चलेगा, 1 अप्रैल से नया सिस्टम चलेगा। तो 1 अप्रैल को क्या करना है आपने, पुराने डाटा जो भी है उसको माइग्रेट करवाना है। माइग्रेट करना का मतलब क्या है, शिफ्ट करवाना है नए सिस्टम पे। तो ये थर्ड स्टेप क्या होगा, डाटा माइग्रेशन। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, डाटा कोई डुप्लीकेट हो रहा है, कोई इनकरेक्ट है, क्योंकि पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम थी तो नए में आए हैं ना, तो कह रहा है आपके जो ये एक तरह से नए सिस्टम के ओपनिंग बैलेंसेस, आप पिछले सिस्टम के क्लोजिंग बैलेंसेस को नए सिस्टम के ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पे ला रहे हैं। तो कह रहा है इंश्योर करना है डाटा वैलिडेट करेक्ट हो, ठीक है। यानी जो भी आपके मसले मसाइल हैं एक दफा बैठ के अच्छे तरीके से पुराने सिस्टम के जो डाटा बैलेंसेस हैं उनको ठीक कर ले, नए सिस्टम पे ठीक वाला डाटा लेके आना जो वैलिडेटेड हो। वैलिडेटेड डाटा समझते हैं ना, जो करेक्ट हो, जिसमें डुप्लीकेशन ना हो, जिसमें इनएक्यूरेसी ना हो, फॉर्मेट सेम हो, याद है डाटा वैलिडेशन। तो क्या क्या स्टेप्स है हमारे, स्टेप नंबर 1 हमने अपनी नीड का एनालिसिस करना है, प्लानिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस। फिर क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है। फिर उसके बाद डाटा माइग्रेशन, डाटा लेके आना है। फिर क्या करें, टेस्टिंग करवाए सिस्टम से, सिस्टम टेस्टिंग। जब तैयार हो गए ना, याद रखे कोई भी सिस्टम है दुनिया का, उसे फौरी तौर पे लाइव नहीं करते, उसको पहले लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं। तो जो सिस्टम बन गया उसकी टेस्टिंग करवाएं। किससे, यूजर को बोले, एक यूजर को बुलाए। 10 यूजर हैं आपके,
10 को बुलाने की जरूरत नहीं है, एक ही उसको बुलाए, उसे कहे भैया ये हमने सिस्टम डिजाइन किया है, जरा देखो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। कॉलेज ने एक नया कोर्स क्रिएट किया, अब उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी सही ऑपरेट हो रही है कि नहीं। तो क्या फौरी तौर पे कमर्शियल लाइव कर देना चाहिए कि कोई मसला आ जाए तो 1000 स्टूडेंट जो है वो आके कंप्लेन करना शुरू कर दें, कि पहले 2-4 स्टूडेंट को बुला के कहें भाई आप आके जरा ये चेक करो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये है टेस्टिंग, और ये टेस्टिंग होती है लाइव ऑपरेशन से पहले। सिस्टम को लाइव करने का मतलब क्या होता है, सिस्टम को पब्लिक के लिए अवेलेबल करना। लाइव करने का मतलब क्या होता है, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करना। इधर की प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक है जी। तो लाइव करने का मतलब क्या हुआ, जनरल पब्लिक के लिए सिस्टम को अवेलेबल करना। तो अवेलेबल करने से पहले क्या टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, करेक्ट। साउंड ठीक है, रिकॉर्डिंग में ठीक है। टेस्टिंग, तो यहां पे टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग करने के बाद क्या करना है, फिर टेस्टिंग करने के बाद ट्रेन करना है। अच्छा ट्रेनिंग मुझे बताइए, हमने अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज ने यूज करना है ना ईआरपी सिस्टम, नॉर्मली तो एम्प्लॉइज ही यूज करेंगे, कस्टमर थोड़ी यूज करेंगे। उनको ट्रेनिंग लाइव करने से पहले देनी चाहिए या बाद में, पक्की बात है, यही कह रहे पहले टेस्ट कर लो जब सिस्टम ठीक है ना, क्योंकि हमारी ईआरपी में सिस्टम भी मौजूद है और प्रोसेस भी है और पीपल भी है। तो अब पीपल के ऊपर वर्क करो, सिस्टम के ऊपर वर्क कर लिया, अब क्या करो, पीपल के ऊपर वर्क करो, लोगों के ऊपर काम। वो कैसे करें जी, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। क्या करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड। ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करें, सेमिनार कंडक्ट करवाएं, मैनुअल बनाएं, एफएक्यूज क्रिएट करें, वीडियोस बनाएं, उनके साथ शेयर करें, छोटे छोटे ट्यूटोरियल। जैसे हर कोई नई सॉफ्टवेयर कंपनी आती है उसमें जितनी ऑप्शन होती है उसके सॉफ्टवेयर में उसके वीडियोस बना के शेयर करती है। तो हम क्या करें, उसके एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करने के बाद क्या करें, ट्रेनिंग करने के बाद गो लाइव, अब लाइव इंप्लीमेंट कर दे, और साथ ही साथ उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके छोड़ ना दे, इंप्लीमेंट करके साथ ही साथ उसके ऊपर नजर भी रखनी है। नजर कैसे रखनी है भाई, इंप्लीमेंट कर दिया काफी नहीं है, इंप्लीमेंट कर दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें इंप्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज आएंगे। इंप्लीमेंट कर दिया, ओके, यहां पे समझे गो लाइव है, गो लाइव, लाइव हो गया। अब उसके बाद क्या छोड़ देना चाहिए, नहीं, कुछ मसले मसाइल छोटे मोटे आते हैं जब आप उसको लाइव करते हैं तब, और कुछ आते हैं भाई सदाबहार, वो चलते ही रहने। भाई एक सिस्टम आपने जब इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, तो क्या वो हमेशा परफेक्ट वर्क करेगा, नहीं। कुछ मसले मसाइल तो इंप्लीमेंटेशन के वक्त आएंगे, ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं आपको, कह रहे ये ना उस वक्त आप डिसअपॉइंट हो जाए। कुछ मसले मसाइल इंप्लीमेंटेशन के वक्त आएंगे, उनको तो फौरी तौर पे हल कर दें, इंप्लीमेंट करें, नजर रखें इंप्लीमेंटेशन सही हुई है कि नहीं। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन के वक्त आई है तो उसे तो प्रॉम्प्टली हल, लेकिन उसके बाद भी महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल बाद भी छोटे मोटे मसले आते रहेंगे, वो तो सारी उम्र आते रहेंगे, ठीक है। हाँ, बग वगैरह आ गए, कोई अपडेट करना है, कोई पैच, कोई और चेंजेस हैं, कोई कुछ यूजर ने कहा सर ये ऑप्शन ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, भी ऐसे बाद में डेवलपमेंट होती रहती है ना, जैसे डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं सॉफ्टवेयर के, कि एक ही वर्जन होता है, शायद ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसका सिर्फ पहला वर्जन ही अभी तक चल रहा है साल साल में, नहीं, वही आते। कहता है नजर रखे, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट प्रोवाइड करे, कि बाद में भी अगर रूटीन बेसिस पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करे। भाई ये बात समझ आई, ये सारे स्टेप्स क्या है भला, ये ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के। आइए जरा फिर से पढ़ते हैं, अब की बार थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। भाई प्लान करो, इरादा करो, इरादा करो, क्या इरादा करो, ईआरपी सिस्टम इंस्टॉल करना है, और फिर देखो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, हम अपने सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि भैया मैं बटन दबाऊं मेरे सामने सारा सेल्स का रिकॉर्ड आ जाए, मैं बटन दबाऊं मेरे पास हर एक्सपेंस का रिकॉर्ड आ जाए,
जिस ब्रांच का एनालिसिस करना चाहूं, मैं बटन दबाऊं, उस ब्रांच का सारा डाटा मेरे सामने आ जाए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम है, ये तो पूरी नहीं कर सकता ना। तो पहले स्टेप में मैंने इरादा किया, भाई मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है प्रोडक्टिविटी एनहांस करना, एफिशिएंसी एनहांस करना, एक्यूरेसी, क्विक डिसीजन मेकिंग। मेरे पास मेरा एक ही मकसद है, क्या, जो इंफॉर्मेशन मैं चाहूं विद इन मिनट से मेरे पास आए, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, ताकि मैं क्विक डिसीजन करूं। बिजनेस में जो पहले डिसीजन कर ले वही लीडर। फिर क्या करूं मैं, इसके लिए मेरी नीड सामने आ गई, फिर मैं एनालिसिस करे, गैप एनालिसिस, कि ये मेरा गोल है, इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा ऑपरेशन, डिजायर्ड ऑपरेशन है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, करंट स्टेट मेरी है। यानी यहां पे मैं बता रहा हूं मेरी मंजिल किधर है, इसमें मैं क्या देख रहा हूं, गैप एनालिसिस, मैं खुद इस वक्त किधर हूं, हमारे सिस्टम में क्या क्या ऑप्शन होनी चाहिए, करंटली हमारा सिस्टम किस जगह पे खड़ा है, इसको बोलते हैं गैप एनालिसिस। भाई गैप एनालिसिस करो। अगर ऑलरेडी हम आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हमारा गैप शायद कुछ थोड़ा कम होगा, क्योंकि लोग आईटी के साथ कुछ ना कुछ फेमिलियर होंगे, चाहे आइसोलेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड नहीं है तो सही ना, लेकिन अगर बिल्कुल मैनुअल सिस्टम है फिर गैप ज्यादा होगा। तो गैप एनालिसिस करो और फिर कुछ लोगों, एक टीम बनाओ, भैया उस टीम की ड्यूटी क्या होगी, ये आईटी ईआरपी सिस्टम सारा उन्होंने लॉन्च करना है, इंप्लीमेंट करना है, जिम्मेदारी लगाओ किसी की। मैं फर्स्ट कंपनी का सीईओ हूं, मैं तो नहीं ना ये सारी एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटीज जो है इनको टेस्टिंग करूं, टेस्टिंग मैं थोड़ी करूंगा, ठीक है, या दूसरी एक्टिविटीज। तो एक टीम बनाए, उस टीम में 4-5 ऐसे लोग रखे जो आईटी को जानते हो, एक मैनेजर रख ले, उसके साथ 3-4 जूनियर लोग रख ले, हर एक की ड्यूटीज लगाए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए हर एक को, भैया आपका ये रोल, आपका ए मैनेजर मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर ईआरपी चाहिए, इंस्टॉल करके देते हो गए, ये 4 बंदों की टीम तुम्हारे साथ है। ये क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। भाई बात समझ आ गई, यहां पे इसका मतलब है हमारी नीयत बन गई और उस नीयत के सीरियसनेस के लिए हमने टीम भी बना दी। डन। तो पहला स्टेप क्या है ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें हम क्या देखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे करंट सिस्टम की पोजीशंस क्या है, गैप एनालिसिस करते हैं, उस गैप एनालिसिस को फिल करने के लिए टीम बनाते हैं, उस टीम में हर एक की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर देते हैं। अभी सारा टेबल वर्क हो रहा है, ये समझिए। हो गया जी, हम क्लियर हो गए हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या, भाई सिस्टम को डिजाइन करें। सिस्टम को डिजाइन, यहां पे अब उसने नाम ऐसे ही लिखा हुआ है, डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये असल में वो पुराने कोई बहुत ही हाईटेक हो, वो शायद अपना सिस्टम खुद बनाए। अब तो ये सिस्टम एक्वायर ही होता है, तो इसके बजाय सिस्टम डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन की बजाय सिस्टम एक्विजिशन होता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन सिस्टम एक्विजिशन में भी आपको पता है कुछ ना कुछ आपकी नीड्स होती हैं। जो वेंडर होता है वो आपसे पूछता है आप क्या चाहते हैं, किस तरह का सिस्टम चाहते हैं। अब यहां पे हमने वेंडर को बुला लिया फोन करके, उसे कहा आ जाओ भैया आ जाओ। वेंडर अब आपसे पूछ रहा है सर क्या चाहिए आपको। हमने कहा भैया हमें ऐसा सॉफ्टवेयर दो जो प्रैक्टिकल हो, यूजर फ्रेंडली हो, सिक्योर सिस्टम हो। प्रैक्टिकल तो सारे होंगे, प्रैक्टिकली यूज करना है। असल चीज क्या है, यूजर फ्रेंडली हो, सिक्योर हो, इंफॉर्मेशन सिक्योर हो और करने में, काम करने में आसान हो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना हो। सिस्टम कॉम्प्लेक्स हुआ तो लोग ऑप्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, और क्या हो, फिर हमारी नीड्स के मुताबिक वो जो हमें वेंडर प्रोवाइड कर रहा है ईआरपी सर्विसेज, ठीक है, जैसे गूगल का अपना है, ठीक है, या डिफरेंट जो वेंडर्स हैं, वो क्या करेगा, हमारे रिक्वायरमेंट को सुन के जो उसके पास ईआरपी मॉड्यूल्स हैं उनको कस्टमाइज कर देगा। हमारी नीड्स के मुताबिक क्या कर देगा, कस्टमाइज करेगा। पूछेगा सर आप कैश सेल करते हैं कि क्रेडिट सेल करते हैं। हम कहेंगे भैया ना सिर्फ ये कि हम कैश सेल करते हैं बल्कि हम कैश भी एडवांस में लेते हैं। उन्होंने कहा नॉर्मली तो क्रेडिट सेल होती है। हमने कहा वो दूसरे सेक्टर होंगे, एजुकेशन सेक्टर में ऐसे क्या होते हैं, भैया आप एडवांस में पे करते हैं ना, हमारा सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। उस लिहाज से क्या करेगा, कस्टमाइज कर देगा। जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन ओवरड्यू हो जाती है, ठीक है, पहले पैसे बाद में पढ़ाई। कस्टमाइज, क्या एक बिजनेस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है, ईआरपी वाला कस्टमाइज करेगा। फिर वो डिफाइन करेगा वर्कफ्लोज और डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर वर्कफ्लो का मतलब क्या है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से जनरेट होगी और फिर कैसे प्रोसेस होगी। सेल सिस्टम है, ओरिजिनेशन पॉइंट क्या होगा,
भाई काउंटर के ऊपर रिसेप्शन के पास एक स्टूडेंट आया, उसने इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां से फिर डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू करेंगे, जो बाद में क्वेरी होगी, क्वेरी का फॉलो अप किया जाएगा, वो फिर एडमिशन करवाएगा, फिर हमारा स्टूडेंट बनेगा, फिर उसका बिलिंग वगैरह वगैरह सारा स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। ये थोड़ा टेक्निकल टास्क है। और ये कौन कर रहा है भला? ये स्टेप में सबसे बड़ा रोल किसका है? जो हमें वेंडर ईआरपी सॉफ्टवेयर दे रहा है उसका। फरमाइशें हमारी, काम वो कर रहा है। और फिर वो यूजर इंटरफेस सेटअप करके देगा। भाई कितनी तरह का यूजर है, मैनेजर का अलग है, एम्प्लॉय का अलग है, डिपार्टमेंटल हेड का अलग है, सीईओ का अलग है, सीएफओ का अलग है, यूजर। फिर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड बनाएगा, हर एक का लॉगिन क्रिएट करेगा, पासवर्ड बनाएगा। और ये भी डिसाइड किया जाएगा किसको किसकी चीज की एक्सेस देनी है, रोल बेस्ड एक्सेस। सिस्टम डिजाइन हो गया जी। इसके बाद क्या करना है? मैंने कहा ये ले सर सिस्टम डिजाइन हो गया। हमने कहा ये सिस्टम डिजाइन ऐसा ही है जैसे बॉडी तो है, इसमें रूह कोई नहीं है, तो उसमें रूह डालनी है। अब रूह डालने के लिए क्या करें? डाटा। सिस्टम के अंदर डाटा नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। डाटा माइग्रेट करना है, ठीक है, ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम, ठीक है। और जब आपने माइग्रेट करना है तो इंश्योर करना है डाटा वैलिडेटेड हो, क्लीन डाटा हो, उसमें कोई डुप्लीकेशन ना हो, कोई एरर ना हो, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो। और फिर इस नीट एंड क्लीन डाटा को क्या करें? नए ईआरपी सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दें, लोड कर दें, ठीक है। वो डाटा फाइनेंस से भी लेके आए, ह्यूमन रिसोर्स से भी लेके आए, सेल से भी लेके आए, पेरोल से भी लेके आए, और हर जगह से ले आए डाटा जो है। भाई आ गया डाटा, डन। यहां पे सिस्टम, यहां पे इरादा बनाया हमने, यहां पे सिस्टम बना के दिया वेंडर ने, यहां पे हमने क्या कर दिया? डाटा। अब क्या करें? उसकी टेस्टिंग करें। अब समझ ले इस मुर्दे में जान बढ़ गई है। अब क्या करें? टेस्टिंग करें कि ये हमारे काम सही करते हैं कि नहीं। टेस्टिंग के 3 लेवल है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। 3 तरह। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है? अगर आपके 10 मॉड्यूल है ना, ईआरपी के 10 मॉड्यूल है, तो पहले हर मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट करो, ये होता है यूनिट टेस्टिंग। फिर दूसरे नंबर पे क्या करो? जब हर मॉड्यूल अलग अलग हो, फिर क्या करो? इंटीग्रेशन टेस्टिंग करो, कंबाइन करके टेस्टिंग करो। पहले तस्वीर का हर टुकड़ा अलग अलग टेस्ट करो, सही है कि नहीं। फिर दूसरे नंबर पे क्या करो? कंबाइन करके सेल्स की ट्रांजैक्शन अलग देखो, सही रिकॉर्ड हो रही है, परचेज की अलग देखो, सही रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, इन्वेंट्री की अलग देखो। पहले अलग अलग टेस्टिंग कर ली, फिर क्या किया? इंटीग्रेट करके टेस्टिंग कर ले, पता चले इंटीग्रेशन सही हुई है कि नहीं, इधर की तार उसके साथ, उधर की तार उसके साथ मिल रही है, ये डाटा सही ट्रांसफर हो रहा है। और फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या मतलब? यूजर से बोलो, ए यूजर टेस्ट करो, क्या काम ठीक चल रहा है? क्योंकि काम तो तुमने ही करना है, हमने तो जहाज बना दिया, ए पायलट उड़ाना तो तुमने है, तो जरा उड़ा के देखो, ताकि अगर जहाज तबाह होता है ना तो वो हमारा टेस्टिंग में ही तबाह हो जाए। ये ना कमर्शियल फ्लाइट हो तो उसमें पैसेंजर भी होंगे तो वो भी तबाह हो जाए, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। तो यूजर की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, भैया देखो सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। यूजर का कॉन्फिडेंस भी जरूरी है ना, और उसका ओपिनियन ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम एक चीज बाजू का ऐसा होता है, हम टीचर स्टूडेंट के लिए एक चीज अच्छी समझ रहे होते हैं, वो सिस्टम में ऐड करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर ये अच्छी चीज नहीं है, तो हमें जाहिर है स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। स्टूडेंट अगर एक चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हम इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। फिर भैया टेस्टिंग समझ आ गई आपको? टेस्ट कर लिया, अब एक पायलट ने टेस्ट कर लिया, अब क्या करें? हाँ, अब सारे लोग, सारे यूजर को इकट्ठा करो, एक क्लास में बिठा दो और ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। भैया ये बटन दबाओगे तो ये होगा, ये बटन दबाओगे तो ये होगा, और ये वाला बटन नहीं दबाना, ठीक है जी। प्रॉब्लम आ गई तो इसको इस तरीके से हल करता है। सारा मैनुअल, सारी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए। ट्रेनिंग कैसे होती है? डिफरेंट सेमिनार कंडक्ट करवाए जाते हैं, मैनुअल दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, रेफरेंस गाइड्स यानी वीडियोस शेयर की जाती हैं, ट्यूटोरियल बना के छोटे छोटे। उनके साथ यूजर के साथ कम्युनिकेशन और सपोर्ट बहुत जरूरी है, वरना वो यूजर आपको पता है रेजिस्ट करते हैं। ये स्टेप किस लिए जरूरी है? ट्रेनिंग तो जरूरी है। चेंज मैनेजमेंट क्या है? कम्युनिकेशन का एक फायदा ये भी होता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी सिग्निफिकेंट चेंज होता है ना, लोग थोड़ा डरे होते हैं
कि पता नहीं इनका उनकी जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, पोजीशन के ऊपर क्या रोल, उन्हें कोई और टास्क ना दे दे ऐसा जो कि उनको काम करना ही नहीं आता। तो चेंज मैनेजमेंट वो जरूरी है। इसमें आप लोगों के साथ मेरे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, लोगों के साथ उनका डर निकालें। ट्रेनिंग लोग हासिल कर लेंगे फिर भी, असल मसला क्या है चेंज में। तो चेंज मैनेजमेंट कैसे आप इंश्योर करेंगे? उनके साथ कम्युनिकेशन को इंप्रूव करके। ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे? ट्यूटोरियल के जरिए, सेमिनार कंडक्ट करवाए, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन दे, गाइड्स दे, मैनुअल दे, ठीक है, ट्यूटोरियल वीडियो दे। चेंज मैनेजमेंट कैसे इंश्योर करेंगे? ठीक है, कम्युनिकेशन करके, हेलो हाय करके, उनको बता के कि सर इसका अल्टीमेटली फायदा आपको होना है। एआई आपको रिप्लेस नहीं करने जा रही, आपके काम को आपके लिए आसान करने जा रही है। उनको ये मैसेज बताना है। जब उन्होंने कहा ठीक है सर ट्रेनिंग भी हो गई हमारी, हम खुश हैं, आप जो करें हम खुश हैं, अब क्या करें? अब इंप्लीमेंट करो। ठीक है, एक ऑफिशियली डेट रख दो भैया, 1 अप्रैल से अब हम नए सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे। 31 मार्च तक पुराना सिस्टम चलेगा, 1 अप्रैल को नया कट ऑफ डेट, कट ओवर डेट रखें, जिसमें हम ओल्ड सिस्टम से ईआरपी सिस्टम पे जाएंगे। और फिर परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करो। अगर कोई गड़बड़ आए उसको फौरी तौर पे इशू कर दो। यह है इंस्टॉलेशन, नया सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, कुछ गड़बड़ तब आ सकती है, उसको फौरी तौर पे इंस्टॉल करो। और कुछ फिर रनिंग में, आपको पता है जब भी कोई सिस्टम यूज करते हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें, आप चलाएं। अब एक तो स्टार्ट में है ना, कोई ट्रेनिंग हमें चाहिए होती है, और कुछ मसले मसाइल स्टार्ट में आते हैं, और फिर जब साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे, कुछ मसले मसाइल बाद में भी आते रहेंगे। वो पंचर होती रहेगी, उसको गड़बड़ आती रहेगी, कभी उसका हल्का फुल्का गिरेगी, कोई एक्सीडेंट, कोई छोटा मोटा खुदा ना खास्ता, तो मसले मसाइल तो आते रहेंगे। तो क्या करना है? फ्यूचर में भी पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, यानी इंप्लीमेंट करने के बाद भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, अपडेट करते रहना है, छोटे मोटे मसले आए उनको हल करते रहना है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन भी सॉफ्टवेयर सेल करके कंपनी ने भूल नहीं जाना, या हमने एम्प्लॉइज को भूल नहीं जाना। बाद में जो मसले मसाइल आएंगे, मॉनिटर करें परफॉर्मेंस को, फीडबैक दें, और कंटिन्यूसली टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी बेच के कंपनी भूल नहीं जाती, वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है। ये आफ्टर सेल सर्विस है। जब आपको प्रॉब्लम आए, उनके अपडेट, पैचेस, इनहेंसमेंट भी इश्यू करते जाए। क्लियर के नहीं? तो हमने ईआरपी इंप्लीमेंट किया कितने हिस्सों में? 7। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्की बात? कह रहे अच्छा आपको गुर की बात बता दूं, स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करें? स्टेक होल्डर बाय इन। स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस मिले। बाय इन का मतलब खरीदना नहीं है उनको, बाय इन का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस मिले, मैनेजमेंट का आशीर्वाद ले, यूजर की सपोर्ट ले। क्यों? मैनेजमेंट ने पैसा खर्च करना है, यूजर ने उसको चलाना है। ठीक है, मैनेजमेंट और यूजर दोनों स्टेक होल्डर है हमारे, दोनों को बाय इन, दोनों की एक्सेप्टेंस ले। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ पार्टीज के दरमियान में चेंज मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। यूजर डर ना जाए एकदम से, क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही हैं। फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप चलो, एक ही वक्त में बहुत सा मेजर चेंज ना लेके आओ, थोड़ा थोड़ा चेंज। एक्सेप्टेंस इस तरीके से होती है। फेज इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि सारी की सारी इकट्ठे फिर। और फिर बजट और टाइमलाइन कंट्रोल करो कि कितने अरसे में ईआरपी इंप्लीमेंटेशन होगी और इसका कितना बजट होगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा हो उसको भी वेरियंस एनालिसिस करो, और अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही हो उसका भी वेरियंस एनालिसिस करो। ये हिंट्स दे रहा, टिप्स दे रहा आपको, टिप्स कि अच्छा ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करते हुए की टू सक्सेस क्या है आपके। क्लियर? तो मुझे बताइए ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के कितने स्टेप्स हैं? 7। और कुछ उसने एंड पे 2-3 टिप्स दी हैं। 2-3 टिप्स वैसे इसमें कवर हो जाती हैं ऑलरेडी, ठीक, उसने अलग से दे दी, हमने पढ़ ली। असल चीज है 7 स्टेप्स, याद हो जाएंगे? मुश्किल तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? कितने स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर लगा डिफिकल्ट? कितने स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर लगा मॉडरेट? कितनों को लगा इजी? चले ज्यादातर इजी वाले। तो इसका मतलब स्टार्ट में जो मैंने इजी बोला था, ठीक है ना? हर चैप्टर में ना 1 या 2 कंसेप्ट होते हैं जो मुश्किल होते हैं, आपने नोट कर ही लिया होगा, स्टार्ट से लेके देख ले, बाकी इजी चल रहा होता है। चलिए जी, आज का लेक्चर यहां पे असाइनमेंट जरूर करनी है आपने। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।